गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क के रिप्लाई को हम कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्या उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट है अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो सबसे पहले हम इसके लिए आज समझेंगे कि पहले एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या होती है, ट्रेडमार्क क्या होता है और क्यों इसका रिप्लाई जो है वो देना ज़रूरी होता है आफ्टर द ऑब्जेक्शन। तो ट्रेडमार्क एक कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज वो दे रहा है उसे आइडेंटिफाई करता है, जो कि सेट करता है दूसरे मार्केट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट से खुद के प्रोडक्ट्स को एक अलग तरीके से किसी भी फॉर्म में, जैसे कि लोगो हो गया, साइन हो गया, डिज़ाइन हो गया, वर्ड हो गया या फिर और कोई मार्क हो गया, इसे रजिस्टर कराया जाता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, जिससे कि उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है अपने ट्रेडमार्क के लिए। साथ ही साथ ये जो रजिस्टर है वो कई बार रिफ्यूज़ भी हो जाता है, जो ट्रेडमार्क है वो कई बार रिफ्यूज़ हो जाता है, कई बार मना हो जाता है, जिसके लिए फिर हमें एक एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है एग्ज़ामिनेशन ऑफिसर को। कुछ एक केसेस में जो है वो एप्लीकेंट है जो वो फाइल करने के लिए अधिकारी है कि वो अंडर द ट्रेडमार्क एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट अपने रजिस्टर्ड मार्क को अंडर द एक्ट कर सके या उसके रिप्लाई को कर सके, जिसके अंदर कुछ एक सेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सेक्शन 9 और 11। सेक्शन 9 जो है ट्रेडमार्क एक्ट का, वो बताता है कि जो भी ग्राउंड्स हैं उसके रिजेक्शन के वो क्या हैं एप्लीकेशन के। कुछ के टाइप्स होती हैं जिनमें वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जैसे कि सेक्शन 9(1)(a) में ये बताया जाता है कि जो मार्क है वो फेल हो गया है दूसरे प्रोडक्ट्स को से खुद के प्रोडक्ट को अलग साबित करने में, इसी वजह से जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाया है ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर। साथ ही साथ जो इसका सेक्शन 9 का सेकंड क्लोज है, 1 का बी है, जो वो क्या कहता है कि वो जो प्रोहिबिट कर देता है कि अगर कोई कॉमन वर्ड हो, नेम हो या भी कोई भी ऐसी नेचर हो जो उससे सिमिलर हो रही हो किसी अदर फर्म या अदर कंपनी से। साथ ही साथ इसका जो थर्ड क्लोज है वो बताता है कि जो लैंग्वेज है जो भी आपके ट्रेडमार्क की या जो भी आपने जो मार्क लगाया है उसकी, वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से प्रैक्टिकली मैच नहीं हो रही है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 11 में क्या ऑब्जेक्शन। सेक्शन 11 के अंदर जो ऑब्जेक्शन होता है वो भी एक रिफ्यूज़ल ही होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो कि सिमिलर ट्रेडमार्क शो करता है अदर किसी उससे, जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है पब्लिक को। और साथ ही साथ जो आपका ट्रेडमार्क है वो जो इस वजह से रजिस्टर भी नहीं होता है। अगर यदि कोई आइडेंटिटी ट्रेडमार्क है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कभी भी इस चीज़ के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब जो कि ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन ऑफिसर है वो कई तरीक़ों से जो है रजिस्ट्रेशन को मार्क करता है ऑब्जेक्शन के लिए, जैसे कि उसके अंदर वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी, पब्लिक को अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, सिमिलरली अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड मार्क है तो, और यदि कोई एक्सेप्टेंस मॉरली उन्हें समझ में नहीं आ रहा है या कोई स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर अगर कोई उस ट्रेडमार्क में दिक्कत है या कल को उस चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है तो वो भी रजिस्टर नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो एम्बलम एंड नेम्स एक्ट ऑफ 1950 के अंदर भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर की साथ ही साथ इसके रिजेक्शन का 2 कारण ये भी हैं कि अगर ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर कम इन्फॉर्मेशन देता है अपनी एप्लीकेशन में, और साथ ही साथ इनप्रॉपर फाइलिंग करता है, तो इस वजह से भी रिजेक्शन जो है वो हो जाता है। तो अब बात करेंगे कि अगर रिजेक्शन हो गया है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जामिनेशन को रिप्लाई देने के लिए, फ़ाइल करने के लिए। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को फ़ाइल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी है, जैसे कि ब्रांड लोगो, ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट, कुछ एक केसेस और कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो कि बताएं कि आपकी जो ये ट्रेडमार्क है वो डिफरेंट है, और कुछ एफिडेविट्स। साथ ही साथ इसमें एक टाइम पीरियड होता है इसे फ़ाइल करने का। अगर आपके एप्लीकेशन जो है वो रिप्लाई के लिए, अगर रिपोर्ट के लिए आई है तो आपको 30 डेज़ के अंडर ही ये रिप्लाई देना होता है। इसकी एक डेडलाइन होती है, 30 दिन तक ही आप उस ऑब्जेक्शन को रिप्लाई दे सकते हैं। कुछ एक रीज़न्स है कि ये जो एप्लीकेशन है वो ख़राब हो जाती है और इसे ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है फॉर द रिप्लाई, जैसे कि जो कोई ट्रेडमार्क है अगर किसी का वो सेम आ रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ एक राइट्स को अगर वो इन्फ्रिंज कर रहा है, कुछ एक लॉज हैं जिनके अंडर वो नहीं सेट हो रहा है या उसे अलाउ नहीं कर रहा है, और रिप्लाई देने के लिए बिना उस फाइल करे रिप्लाई जो है वो फाइल नहीं होगा।
और एप्लीकेंट है जो वो उसका ट्रेडमार्क है एज अ ब्रांड सिक्योर भी नहीं होगा। एक क्रिएटिव आइडेंटिटी और गुडविल बनाने के लिए भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट का एक यूनिक नेम और यूनिक ट्रेडमार्क होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके कुछ एक स्टेप्स है जो एप्लीकेंट फॉलो कर सकता है कि जब वो रिप्लाई फाइल करे तो उसे कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे एग्जामिन करना चाहिए ध्यान से कि जो भी उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन में लिखा है वो सब सही हो, और अंडरस्टैंड करना चाहिए जो भी लॉज है वाइल द ड्राफ्टिंग रिप्लाई, एंड साथ ही साथ उसे सबमिट कर देना चाहिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका टाइम पीरियड 30 डेज़ का रहता है, और जो कि एक्सटेंशन इफ़ अगर आप डिले करते हैं उस चीज़ में तो एप्लीकेंट को कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ ये जो फॉर्म TMM का होता है वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर उसमें भरना होता है, जिसमें वो रिक्वेस्ट करता है कि जो भी अपने वैलिड रीजंस हैं उनके डिलेज़ के, प्लस उसके साथ साथ उन्हें फ़ीस भी देनी पड़ती है। ऐसा ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है एज अ ब्रांड। कंपनीज़ के अपने प्रोटेक्शन और सेफगार्ड करने के लिए अपने जो राइट्स हैं और जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं अपने यूनिकनेस दिखाने के लिए मार्केट के अंदर, और साथ ही साथ इसके साथ साथ ऑब्जेक्शन के साथ अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपका ब्रांड लोगो भी साथ ही अप्रूव हो जाता है। यदि आपको इसके अलावा कुछ नहीं समझ आया तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा अगर कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।